दोस्तों, वक्फ एक्ट 2025 अब एक ऐसा कानून बन चुका है जिसने पूरे देश में हंगामा मचा कर रखा है। लाखों प्रॉपर्टीज, मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, स्कूल और हॉस्पिटल्स को मैनेज करने वाला यह एक्ट अब सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इसे एक झटके में पलट देगा? क्या संसद का बनाया कानून कोर्ट की चौखट पर धराशायी हो जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर क्या होगा? इस देश के 20 करोड़ मुस्लिम भाइयों बहनों की प्रॉपर्टीज पर, देश की एकता पर और संविधान की गरिमा पर क्या कोई सवाल खड़ा नहीं होगा? दोस्तों, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज हम इस कहानी को, हर एंगल को आपको बताएंगे। वक्फ एक्ट की पूरी हिस्ट्री आपके सामने खोल कर रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर उन 4 कानूनों की मिसाल जो संसद ने पास किए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पलट दिया, उसे भी बताएंगे। इतना ही नहीं, हम विदेशों के उन फैसलों का भी जिक्र करेंगे जहां कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाया। दोस्तों, वक्फ एक्ट कोई नई चीज नहीं है। इसकी जड़ें 1954 में शुरू हुई, जब पहली बार वक्फ एक्ट बना। तब से लेकर 1995 और फिर 2013 तक इसे बार बार और सख्त किया गया। इसका मकसद था कि मुस्लिम समुदाय की चैरिटेबल और धार्मिक प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करना। मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान और कम्युनिटी के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, इन सब को वक्फ बोर्ड्स मैनेज करते हैं। आज इंडिया में 8.7 लाख ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 9.4 लाख एकड़ जमीन पर फैली है। यानी आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड्स देश के तीसरे सबसे बड़े लैंड होल्डर हैं। लेकिन 2025 में इस एक्ट पर तलवार लटक रही है, क्योंकि संसद ने वक्फ एक्ट 2025 पास किया और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMIM चीफ ओवैसी, कांग्रेस, DMK, RJD और यहां तक कि तमिल सुपरस्टार और राजनेता थलपति विजय की पार्टी TVK भी कोर्ट पहुंच गई है। इनका कहना है कि यह नया एक्ट संविधान के आर्टिकल 14, 25 और 26 को तोड़ता है, यानी जो इक्वेलिटी, धार्मिक स्वतंत्रता और माइनॉरिटी राइट्स की गारंटी देते हैं। तो दोस्तों, इस नए एक्ट में ऐसा क्या है जिसने इतना तूफान खड़ा कर दिया? आपको पहले भी बताया है, लेकिन फिर से बता देते हैं। पहला, नॉन मुस्लिम मेंबर्स। दोस्तों, अब वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम लोग भी मेंबर होंगे, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि धार्मिक स्वायत्तता को खत्म करता है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की पावर, यानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सॉल्व करने का अधिकार अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दे दिया गया है, लेकिन कुछ लोग इसे सरकार का दखल मानते हैं। तीसरा, 5 साल का रूल, यानी कोई शख्स तक और उस डिसीजन को सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है, नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं। इससे कुछ लोग डरते हैं कि उनकी जमीन गलत तरीके से वक्फ में शामिल हो सकती है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड और उनके सपोर्टर्स कहते हैं यह एक्ट जरूरी है, यह कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करता है और बिना इसके लाखों लोग अपनी धार्मिक और चैरिटेबल जगह को खो सकते हैं। इन तमाम दलीलों और बातों के बाद अब बारी आती है सुप्रीम कोर्ट की। अब बड़ा सवाल यह कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए कानून को रद्द कर सकता है? दोस्तों, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन शर्तों के साथ। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो कोर्ट उसे कैंसिल कर सकता है, और इसे ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और यह कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार संसद के कानून को पलट चुका है। चलिए, मैं आपको 4 ऐसे मिसाल देता हूं जब संसद ने कानून बनाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। दोस्तों, IPC सेक्शन 377 जो 2018 में किया गया, 1860 से चला रहा यह कानून समलैंगिकता को क्राइम मानता था। संसद ने इसे कभी बदला नहीं, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक हिस्सा रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 के इक्वेलिटी और आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ को वायलेट करता है। नवतेज सिंह जोहर नाम बनाम भारत सरकार, इस केस में यह ऐतिहासिक फैसला आया। दोस्तों, दूसरा मामला ट्रिपल तलाक का 2017 में आया। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत
ट्रिपल तलाक को कानूनी मान्यता थी, लेकिन शायरो बानो बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। कोर्ट ने कहा यह आर्टिकल 14 और 15 को तोड़ता है क्योंकि यह महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश लैंड टाइटलिंग एक्ट 2023 में भी ऐसा ही कुछ हुआ। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह कानून बनाया था ताकि लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया क्योंकि आर्टिकल 300A यानी जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार हमें मिला है उसको वायलेट करता है। कोर्ट ने कहा कि बिना प्रॉपर प्रोसेस के प्रॉपर्टी राइट्स छीने नहीं जा सकते। चौथा दोस्तों, नेशनल जुडिशियल अपार्टमेंट कमीशन 2015 में भी ऐसा ही हुआ। संसद ने NJAC एक्ट पास किया था ताकि जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बढ़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत सरकार इस केस में कोर्ट ने कहा कि यह जुडिशरी इंडिपेंडेंस को खतरे में डालता है, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। दोस्तों, ये चारों मिसालें बताती है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि वो संसद के कानून को चैलेंज करे अगर वो संविधान के खिलाफ हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ याचिकाएं आई, लेकिन कोर्ट ने उसे रद्द नहीं किया। आर्टिकल 370 हटाने का केस भी कोर्ट में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। तो वक्फ एक्ट का क्या होगा, यह बड़ा सवाल है, लेकिन इस बात पर डिपेंड करता है कि याचिकाकर्ता कितने मजबूत सबूत देते हैं कि यह एक्ट संविधान को तोड़ता है। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में कोर्ट्स ने सरकारों के फैसलों को पलटा है जब वो संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ गए। चलिए कुछ इंटरनेशनल मिसालें देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट में भी यही हुआ। रो बनाम वेड 1973, इस मामले में अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला दिया कि गर्भपात का अधिकार महिलाओं का फंडामेंटल राइट है। कई स्टेट्स में गर्भपात पर बैन था, लेकिन कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को उलट दिया, जिसमें फिर से बवाल मच गया। यह दिखाता है कि कोर्ट्स के फैसले कितने डायनामिक हो सकते हैं। दूसरा, साउथ अफ्रीका का एक ऐसा ही केस, डेथ पेनल्टी 1995। साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। भले ही सरकार इसे सपोर्ट कर रही थी, कोर्ट ने कहा कि यह राइट टू लाइफ और डिग्निटी को वायलेट करता है। तीसरा, यूनाइटेड किंगडम में ब्रेक्सिट 2017 एक मामला। यूके की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सरकार बिना संसद की मंजूरी के ब्रेक्सिट प्रोसेस शुरू नहीं कर सकती। यह सरकार के लिए बड़ा झटका था क्योंकि वो बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के आगे बढ़ना चाहती थी। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी यह देखने को मिला था। नवाज शरीफ डिस्क्वालिफिकेशन 2017 केस में भी यही हुआ था। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहरा दिया क्योंकि वो पनामा पेपर्स स्कैंडल में फंसे थे। यह फैसला सरकार के खिलाफ था और देश की पॉलिटिक्स में बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इन मिसालों से साफ है कि कोर्ट्स दुनिया भर में सरकारों को चैलेंज करते रहे हैं। जब बात संवैधानिक मूल्यों की आती है, इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट की यही भूमिका है। अब बात करते हैं मौजूदा सिनेरियो की। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ 15 से ज्यादा याचिकाएं हैं। इसमें बड़े बड़े नाम शामिल है। ओवैसी, महुआ मोइत्रा, जमीयत उलेमाए हिंद और थलपति विजय। कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को सुनवाई की तारीख रखी है। इस बेंच में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन होंगे। लेकिन ट्विस्ट यह है कि सरकार ने कैविएट फाइल किया है, यानी कोर्ट बिना सरकार का पक्ष सुने कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता। हालांकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह एक्ट कई तरह से संविधान को तोड़ता है, यानी आर्टिकल 14 इक्वालिटी, आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 26 माइनॉरिटी राइट्स, आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। वही सरकार और एक्ट के सपोर्ट का कहना है कि यह बदलाव जरूरी थे। वो कहते हैं कि पुराना एक्ट ट्रांसपेरेंसी की कमी और पावर के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देता था। नए रूल्स में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बेहतर होगा और गैर मुस्लिम मेंबर्स की मौजूदगी ट्रांसपेरेंसी लाएगी। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि वक्फ एक्ट को चैलेंज किया गया है। 2022 में
बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि वक्फ एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि यह सिर्फ कम्युनिटी को फायदा देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, आप सिर्फ थ्योरी में कानून को चैलेंज नहीं कर सकते, कोई कंक्रीट प्रॉब्लम दिखाइए। जब उपाध्याय जवाब दे नहीं पाए, केस डिसमिस हो गया। लेकिन दोस्तों, 2025 का सीन अलग है। इस बार याचिकाकर्ताओं ने स्पेसिफिक पॉइंट्स उठाए हैं और उनके पास मजबूत कानूनी दलीलें हैं। दोस्तों, अब एक जरूरी सवाल, इस पूरे मसले में मीडिया ने क्या रोल निभाया? मेन स्ट्रीम मीडिया ने बार बार यह नैरेटिव चलाया कि वक्फ बोर्ड्स किसी की भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि कितने सॉलिड केसेज आपके सामने रखे गए, कितनी बार आपको बताया गया कि फलां शख्स की जमीन वक्फ ने छीनी। अगर कोई कहता है कि उनके बाप दादा ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान नहीं की थी और वक्फ ने उसे गलत तरीके से लिया, तो क्या सिर्फ उनकी बात पर यकीन कर लिया जाए? क्या वक्त के साथ सच बदल जाएगा? दोस्तों, कोर्ट का साफ पॉइंट है, बिना कॉन्क्रीट एविडेंस के कोई कानून रद्द नहीं हो सकता। और यही सवाल हम मीडिया से भी पूछते हैं। अगर आप इतनी बड़ी कहानी बना रहे हैं तो किरदार कहां है, सबूत कहां है? खैर, अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या वक्फ एक्ट का होगा? दोस्तों, मेरा टेक है कि सुप्रीम कोर्ट आसानी से पूरे एक्ट को कैंसिल नहीं करेगा। हां, कुछ सेक्शंस में बदलाव जरूर कर सकता है, जैसे वक्फ बोर्ड की पावर को बैलेंस करने के लिए या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की भूमिका को रिव्यू करने के लिए। लेकिन अगर कोर्ट ने पूरे एक्ट को पलट दिया तो यह इंडिया के लिए गेम चेंजर होगा। लाखों प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोर्ट में पहुंच सकते हैं, कम्युनिटी ट्रस्ट पर बड़ा असर पड़ेगा और देश की पॉलिटिक्स में एक नया तूफान खड़ा हो सकता है। लेकिन एक और ट्विस्ट है, सुप्रीम कोर्ट अकेले डिसीजन नहीं लेता। दोस्तों, कोई कानून अगर रद्द करना हो तो उसे लार्जर बेंच में भेजा जाता है, कम से कम 5 जजों की, और अगर संविधान इंटरप्रिटेशन की बात हो तो 7 या 9 जजों की बेंच बैठती है। तो यह बैटल अभी लंबी चलने वाली है, अगले कुछ हफ्ते सुपर इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि वक्फ एक्ट में कुछ बदलाव चाहिए या जो किया गया वो एकदम ठीक है? क्या सुप्रीम कोर्ट को संसद के कानून में दखल देना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह एक्ट वाकई संविधान के खिलाफ है या यह सिर्फ पॉलिटिकल गेम है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आवाज मायने रखती है। आपकी आवाज ही हमारी पत्रकारिता को ताकत देती है, आपकी आवाज ही सच को सामने लाती है। तो दोस्तों, ये थी वक्फ एक्ट 2025 की पूरी कहानी। हमने हर एंगल कवर किया, हिस्ट्री, नए बदलाव, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, भारत और विदेशों के फैसले और मीडिया का रोल। अब गेंद कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला जो भी होगा वो इतिहास बनाएगा। तब तक के लिए मैं राज के वर्मा, रिपोर्टर जी से नमस्कार।